हे गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। माय नेम इज जीवित सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल के बारे में। हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगा और एकदम टॉप नॉच क्वालिटी रहेगा। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद आपको किसी भी और चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी। कई लोग ये पूछते हैं कि लक्ष्मीकांत वगैरह जैसी किताबें पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, तो उनको यही बोलूँगा कि भाई जिसने ये दो किताबें पढ़ ली हैं, है ना, ये और ये दो किताब जिसने पढ़ ली है, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल हैं। आपको ना तो लक्ष्मीकांत पढ़नी है, ना ही कोई और किताब पढ़नी है, केवल और केवल इन दो किताबों पे ही आपको डिपेंड रहना है। ठीक है भाई, और यही आपके नोट्स हैं, तो आपको नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं, केवल और केवल यहाँ पे चीज़ों को समझना है एंड दैट्स ऑल, आपका काम हो गया। वही वन स्टॉप सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। चलिए, अब आप देखिए यहाँ पे जो प्रियम्बल होता है, कुछ ऐसा समझिए कि जैसे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है ना। अब आपको मान लो खाना बनाना है, तो आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है? तेल की, नमक की, शक्कर की, कुछ मीठा बनाना है तो पकवान, है ना। तो ऐसे करके आपने देखा है ना सब्जी की, तो वो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स आपने इकट्ठे किए, तो उनसे क्या बनाया आपने? सब्जी बनाई। अब आप ऐसे समझो कि वो जो जितने भी इंग्रेडिएंट हैं, है ना, वो क्या है? वो आपका प्रियम्बल है, लेकिन जो बन गई फाइनली सब्जी बन गई, वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे समझ लीजिए, ठीक है भाई। यानी ईंटें जो है वो प्रियम्बल है और जो दीवार है वो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन है। ऐसे आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। और बहुत सारे इतिहासकारों ने अलग अलग अपनी राय दी है प्रियम्बल के बारे में, हम वो भी देखेंगे। बट इसको समथिंग अगर दो चार लाइनों में आपको डिपिक्ट करना हो तो दिस इज समथिंग लाइक कि समरी या इसेंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन कि वो क्या है, उसी को हम प्रियम्बल बोल सकते हैं, एक तरह से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके का प्रियम्बल होता है। ये आपने बचपन में अगर किताबों में पढ़ा भी होगा तो वहां से भी आपको शायद कनेक्ट हो पाएगा। तो ये पूरा आपको थोड़ा याद होना चाहिए चीज़ें, इसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं करना कि सोचा कि अरे इससे कौन क्या पूछने वाला है। इससे क्वेश्चन पता कैसे आ रहे हैं? ये जो है ना, ये लिखा हुआ लिबर्टी के आगे लिखा है, जस्टिस के आगे लिखा है, इक्वालिटी के आगे, फ्रेटर्निटी के आगे, तो ऑप्शन एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन आ रहे हैं और उसमें ये सारे याद होना चाहिए आपको कि इसके आगे क्या क्या लिखा हुआ है। अगर ये याद नहीं होगा ना आपको, तो उससे फिर आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए प्रियम्बल को याद करके रख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये मैं लेटेस्ट के हिसाब से ही सारी चीज़ें बता रहा हूँ। अच्छा, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से ही स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली ऐसी कंट्री जो है वो अमेरिका है, जिसका कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल से बिगिन होता है। ठीक है भाई, इसके अलावा एक साहब है एन ए पालकी वाला साहब, तो इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने हमारे जो प्रियम्बल है इसको क्या बोला है कि अलग अलग इतिहासकारों ने या अलग अलग लोगों ने इसको अलग अलग नाम से पुकारा है। मैंने बोला ना, कोई इसको कंटेंट टेबल बोल रहा है, कोई इंट्रोडक्शन बोल रहा है। तो यहाँ पे जो एन ए पालकी वाला साहब का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इन्होंने बोला है आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जैसे आप कल को इनकम टैक्स में भर्ती हो गए, तो वहाँ पे क्या है, आप इंस्पेक्टर बन गए, तो आपके पास एक आई कार्ड होगा, तो आप दिखाएंगे कि दिस इज माई पहचान, है ना, समथिंग लाइक दैट। तो इसने बोला है कि आई कार्ड है ये कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद जो आता है कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। अब जो कन्हैया लाल साहब हैं, इन्होंने क्या बोला? पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है भाई, तो ये आपको ध्यान रखना। हॉरोस्कोप वही है ना, वो सुबह सुबह पढ़ते हो अखबार खोल के, है ना, सबसे पीछे वाले पेज में जाके मीन राशि में ये बोला गया है, कुंभ राशि में ये बोला गया है ना, तो वही हॉरोस्कोप है ना। तो इन्होंने क्या है, पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बोला है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा मैंने आपको वैसे भी पिछले सेशन में बता दिया था कि जो प्रियम्बल है वो कहाँ से निकल के आ रहा है। नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस पास किए थे और वहीं से जो है फर्दर प्रियम्बल निकल के आ रहा है। ठीक है भाई, तो वो चीज़ मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझा ही चुका हूँ, वो यही लिखी हुई है। ठीक है, चलिए, सेम ही मैंने हिंदी वालों के लिए भी लिख दिया कि एन ए पालकी वाला साहब ने क्या बोला है और माणिकलाल साहब ने क्या बोला है, वो लिख दिया है। कुछ हिंदी वाले बोलते हो कि अरे सर ये तो आप ऐसे ही बता के निकल जाते हो हिंदी वाला। भाई तो क्या बताऊं इसके अंदर? अब मैं यहाँ पे पढ़ के बताऊं कि संविधान का पहचान पत्र कहा गया है, तो एक ही बात है ना, क्या बड़ी चीज़ है? वो सिंपल सी तो बात है। उसमें कुछ देखो, बात होती है कि रियल में कैसे मैं समझा रहा हूँ, क्या चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो रही है, उसके बाद तो एक रीड मारते ही तुरंत बच्चे को समझ आ जाता है। लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो उतना सक्षम नहीं होते, थोड़े कमज़ोर होते हैं, है ना, तो उनको चीज़ें नहीं समझ में आ पाती हैं। तो उसी के लिए तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, है ना। स्लाइड डजेंट मैटर, जो मैं बोल रहा हूँ मेरे शब्दों का मोल है सारे का सारा। आपने पे किया है जो, वो मेरे शब्दों के लिए किया कि मैं कैसे उन शब्दों को आपके दिमाग में घुसा रहा हूँ। स्लाइड तो कोई भी बना लेगा, है ना, लेकिन वो जो माइंड मैपिंग क्रिएट करके आपके दिमाग में घुसाना, दैट इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो अमेरिका का संविधान जो है वो पहला संविधान है जो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है, प्रस्तावना से, है ना। तो ये सब चीज़ें वही हैं और ये उद्देशिका कह लीजिए, प्रस्तावना कह लीजिए, जो आप उसको बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो प्रियम्बल है, इसके 4 कंपोनेंट टोटल होते हैं। यहाँ तो लिखे ही हुए हैं, मैं यहाँ से आपको बताता हूँ तो आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, हालांकि मेजर देखा जाए तो 4 तो क्या, अब ये ऊपर तो एक तरह से टाइटल ही हो गया है ना कि वो प्रियम्बल वगैरह है, तो टाइटल तो है ही है।
लेकिन टाइटल के अलावा, है ना, टाइटल के अलावा जो मेजर 3 कंपोनेंट है उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप देखिए कि यहाँ वी से लेके टू ऑल द सिटीजन्स, ये जो है ना, ये इतने भाग जो है ये इसकी नेचर को डिपिक्ट करता है कि भैया ये क्या है, हमारा जो संविधान है वो किस टाइप का होने वाला है, उसकी नेचर को ये भाग डिपिक्ट करता है। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव, कि हमारे संविधान में जितनी चीज़ें हमने लिखी हैं वो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये वाला, है ना, ये जो भाग है ये ऑब्जेक्टिव बताता है, उद्देश्य क्या है हमारा। इसीलिए मैंने बोला ना, इसको प्रस्तावना कह लीजिए, उद्देश्य का कह लीजिए, जो आप बोलना चाहे, है ना। फिर उसके बाद ये जो आखिरी भाग है ये क्या बताता है कि हमारा संविधान बना कब है, तो ये डेट के बारे में बताता है। तो ये टोटल 4 चीज़ें आपकी यहाँ पे देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि जब संविधान बनाया गया, तो अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने इसको रिटेलिएट किया कि ये वकीलों की जमात है, ये क्यों हमें संविधान दे रही है ना, होते कौन है ये लोग संविधान देने वाले। ऐसा नहीं कि संविधान जो बन गया इतना ईजिली लोगों ने अडॉप्ट कर लिया, क्योंकि आप देखिए क्रिटिक्स आर ऑलवेज देयर, बेशक से वो इतने कैपेबल हो ना हो, है ना, कि भैया तुम पढ़े लिखे इतने नहीं हो, तुम्हें समझ भी नहीं है चीज़ों की, ना तुम्हें इकोनॉमिक्स की समझ है ना पॉलिटिक्स की समझ है, लेकिन फिर भी तुम बस कमेंट कस दोगे। तो ऐसे भी लोग तब भी थे और आज भी हैं, है ना। लेकिन उस टाइम पे जो पढ़े लिखे लोग थे उनको तो कुछ बनाना नहीं था, देश को तो चलाना नहीं था। अब राजा रजवाड़ों के हाथ में तो दे नहीं सकते, है ना। वो फ्यूडल युग था, फ्यूडल युग का जब अंत हो रहा है तो हम वापस से फ्यूडल युग में घुस जाएं, दैट इज नॉट एट ऑल गुड थिंग, है ना। अब हम जो है आगे मॉडर्न युग में घुस रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो संविधान करता थे उन्होंने देखा कि भैया हमें ये चीज़ों को इनकलकेट करना चाहिए। और जब आप देखेंगे तो संविधान के अंदर उन्होंने किसी भी व्यक्ति को छोड़ा नहीं, हर व्यक्ति को इंक्लूड करने की कोशिश की, हर कास्ट और क्रीड को, हर धर्म को इंक्लूड करने की कोशिश की, और भाईचारा को प्रमोट करने की कोशिश की, इंटीग्रिटी को प्रमोट करने की कोशिश की है संविधान के अंदर, ठीक है भाई। और आप देखिए कि ऐसा नहीं किया गया कि जरा यहाँ से देखिए, आपको यहाँ पे समझ आएगा, जो मैं बोल रहा हूँ उतना सा पढ़ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया इतना पढ़ो, और उसके बाद सबसे नीचे आ जाओ, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, सिर्फ इतना सा पढ़ो, बीच का भूल जाओ। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये बोला संविधानकर्ताओं ने कि भैया हम भारत के निवासी जो हैं खुद को ये संविधान दे रहे हैं। इन्होंने ये नहीं बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत के लोगों को ये संविधान दे रहे हैं, ऐसा भी हो सकता था, लेकिन ये कितनी छोटी सोच हो जाती है ना। उनकी सोच देखिए कितनी बड़ी है कि वो बोल रहे हैं कि भारत के लोग ही खुद को ये संविधान दे रहे हैं, तो कितना बड़ा ऑब्जेक्टिव ये हमें देखने को मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं यहाँ से भी क्लियर होती है कि ऐसा नहीं है कि किसी को सेपरेट कर दे, है ना, या अभी ट्राइबल्स को तो इंक्लूड ही नहीं करना है, माइनॉरिटीज़ को तो देखना ही नहीं है, ऐसा हमारा संविधान नहीं बोलता है, हर चीज़ की इंक्लूसिविटी को रखता है, ठीक है भाई। सेम ही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये हिंदी के अंदर मैंने समस्त पूरा बता दिया। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान हमारा बन के तैयार हो गया है, उसकी डेट लिखी है, और अडोप्ट जो है हो रहा है वो अलग डेट पे हो रहा है ना, इनेक्ट जो हो रहा है वो एक अलग चीज़ है ना, वो मैं 10 बार बता चुका हूँ। 26 जनवरी 1950 वाला किस्सा क्या है, लाहौर सेशन वाला, उसमें हम नहीं घुसते हैं। ये हो जाएगा आपका टाइटल, ठीक है। तो उद्देशिका के बारे में ये सारी की सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। सेम ही लिखा है, जो चीज़ जहाँ पे है, नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, डेट हो गई। अब इसके मैं डेट को बोल दूँ कि भैया ये तिथि लिखी है, एक ही बात है भाई, क्या फ़र्क पड़ता है, अननेसेसरी टाइम वेस्टेज वाली बात हो जाती है फिर वो। अब आप देखिए कि हम एक एक करके चीज़ों को समझते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि नेचर है जो, है ना, यहाँ पे देखिए आप, ये जो चीज़ है सबसे पहले वाली, ये नेचर प्रदान कर रही है इसकी कि किस टाइप का है हमारा संविधान। तो आप देखिए कि यहाँ पे जब हम देखते हैं ये जो है ये नेचर है, तो इसके बारे में अगर मैं देखूँ तो क्या बताना चाह रहा है ये हमारे को, ये बताना चाह रहा है सॉवरेनिटी के बारे में, ठीक है भाई। ये देखिए सॉवरेन लिखा हुआ है। अब सबसे पहले तो सॉवरेन, आपने गाने भी सुने होंगे ना, वो मूसे वाले का गाना है, सानू सॉवरेनिटी दा राह दे दो। तो वो जो सॉवरेनिटी की बात होती है उसका मतलब क्या है, सॉवरेनिटी मतलब होता है सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम अथॉरिटी, है ना। अब इसका मतलब ये है कि भारत, सपोज करो कि ब्रिक्स का पार्ट है अगर, है ना, तो भारत वो अपनी मर्जी से है, ये नहीं है कि ब्रिक्स वाले लोग प्रेशर बनाए हुए हैं भारत पे कि नहीं तुम इसका पार्ट बनो ही बनो, या भारत कॉमनवेल्थ का पार्ट है तो वो अपनी मर्जी से है, भारत कभी भी चाहे तो उससे हट सकता है ना। दैट इज कंप्लीटली भारत की सुप्रीम अथॉरिटी। ये नहीं कि कोई उसके ऊपर फोर्स बना के वो चीज़ करवा रहा है, तो उसी को बोलते हैं सोवरेनिटी, ठीक है। यानी कि आपको अपना अधिकार खुद है चूज करने का, दैट इज समथिंग लाइक सोवरेनिटी, सुप्रीम अथॉरिटी आप खुद है। फिर दूसरी बात आती है डेमोक्रेसी की। अब देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो यही बोलता है ना कि वी द पीपल ऑफ इंडिया आर गिविंग, है ना, तो यानी कि लोगों के लिए ही है जी, सारा का सारा लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के लिए है ना। तो कहने का मतलब है
यहाँ पे बात फिर आ जाएगी डेमोक्रेसी की। अब अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूँ, है ना, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की जब मैं बात करता हूँ, ये दो शब्द बाद में ऐड किए गए हैं, है ना, पहले ये दो शब्द नहीं थे। तो ये मैं आगे इसकी कहानी बताऊंगा 42nd अमेंडमेंट की। तो ये दो शब्द बाद में ऐड किए गए, ये ध्यान रखना, है ना। तो पहले मैं बाकी के नेचर की चीज़ें बता रहा हूँ, शुरुआत में क्या हुआ था, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब है पीपल्स रूल, लोगों का रूल, लोगों का शासन। यहाँ कोई मोनार्की नहीं है। ऐसा नहीं है कि राजा मर गया तो उसके बेटे को बना देंगे, वो मर गया तो उसके बेटे को बना देंगे, वहाँ पे अंदर ही घमासान चला हुआ है राज सत्ता के लिए। ऐसा नहीं है। यहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाएगा, प्रॉपर वोटिंग होगी, उसके बाद ही कोई व्यक्ति बनेगा। ये नहीं है कि वहाँ पे लड़ाई झगड़ा चल गया, वहाँ पे मच गया, है ना, हड़कंप मच गया। पहले क्या होता था, मुगलों के शासन में देख लो, चाहे हमारे हिंदू राजाओं के शासन में भी देख लो, एक को मार रहा है, वो दूसरे को काट रहा है, तीसरे को काट रहा है ना, और खुद गद्दी पे बैठ रहा है। ये सब मार काट का खेल, गंदा खूनी खेल चला करता था। लेकिन अब जो ये चीज है ना, इसको खत्म करके एक तरह से बहुत बढ़िया चीज हो गई कि डेमोक्रेसी आ गई, है ना। ये राजा रजवाड़ाओं का अब इनसे ज्यादा फैसिनेट होने की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने अयाशी की है एक नंबर की और खूब मजे लूटे हैं, है ना। तो उससे बेहतर तो कहीं अच्छा अब है कि डेमोक्रेटिक रूल चल रहा है। राजा रजवाड़ों का रूल कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता है एज कंपेयर टू डेमोक्रेटिक रूल के, ठीक है भाई। यहाँ पे लोगों की कम से कम कुछ तो सुनवाई हो रही है, वहां पे तो क्या सुनवाई हो रही थी, जो राजा का मन कर रहा है वो कर रहा है, ऐसा हाल चल रहा था, है ना। जो बोलता था उसको पेल देते थे पकड़ के। तो तभी तो इनके रूल का अंत हुआ है ना, ऐसे थोड़े कि यूं ही अंत हो गया। ऐसा नहीं बोल रहा कि सारे राजा बुरे थे, अब कुछ राजा उदारवादी भी थे और कुछ थे दुष्ट। तो वो वैसा अब देखिए हर किसी का है सिचुएशन, तो लेकिन लोगों ने बहुत सहा भी है इनको। तो वही चीज़ है फ्यूडल युग की बात जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन अब डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं तो दो तरह की डेमोक्रेसी हो सकती है, डायरेक्ट वाली हो सकती है और एक इनडायरेक्ट वाली हो सकती है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि भारत डायरेक्ट डेमोक्रेसी है या इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। आप देखिए कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, इसमें जो कोई भी पॉलिसी बनती है उसमें जितने भी लोग होते हैं देश के, वो सारे के सारे इन्वॉल्व होते हैं और वोटिंग करते हैं या रेफरेंडम टाइप करते हैं, है ना, कि बताते हैं कि हमें ये पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए। जैसे कि आप मान लीजिए कि किसान आंदोलन अभी हुआ है ना लेटेस्टली, किसानों के वो जो 3 काले कानून जो है लाए गए। अब गवर्नमेंट क्या बोल रही थी कि भैया ये जो रूल है उनके ऊपर इंपोज किए जा रहे थे, लेकिन उनसे नहीं पूछा गया, किसी किसान को सम्मिलित नहीं किया गया। तो दिस इज समथिंग लाइक कि आप फोर्सफुली उनके ऊपर वो चीज़ को इंसर्ट कर रहे हैं। समझ रहे हैं इस चीज़ को, जबकि ऐसा होता नहीं है। जो चीज़ आपको चाहिए ही नहीं, जबरदस्ती आपको वो चीज़ दी जा रही, तो समथिंग लाइक कि ये क्या हो रहा है, जबरदस्ती है ना। तो वहाँ पे जो है, अगर डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाली कोई कंट्री होती है ना, जैसे स्विट्जरलैंड जैसी कंट्री होती, तो वो क्या करती, वहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ही कोई ज़्यादा नहीं है ना, होगी 80-90 लाख या करोड़ पॉपुलेशन जैसे हो गई किसी छोटी कंट्री में। तो वहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी ईजी है, वहाँ पे हर लोग को पूछा जा सकता है कि भैया अपना बैलेट बॉक्स में डाल दो या पंच कर करके बता दो कि आपको ये पॉलिसी चाहिए या नहीं चाहिए। बहुत ईजी काम हो गया, है ना। तो अगर किसानों से इस तरीके से पूछ लिया जाए तो वो क्या हो गया, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई कि भैया इन्होंने खुद चूज़ किया। लेकिन वहीं पे इनडायरेक्ट कैसी होती है कि जहां पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो अब ये जितने भी हैं, मान लो पंजाब वाले अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लेंगे, बिहार वाले अपना रिप्रेजेंटेटिव, यूपी वाले अपने रिप्रेजेंटेटिव, यही एमपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये जो जितने भी हैं ये फिर वहाँ जाएंगे संसद में। अब ये जितने भी लोग हैं ये किसको डिपिक्ट कर रहे हैं, पीछे बैठे लोगों को जिन्होंने इनको जितवा के आगे भेजा है भरोसा करके, है ना। अब ये जो है अगर पॉलिसी में ज़बरदस्ती उनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, इसका मतलब है कि ये गद्दार लोग हैं, है ना, कि इन्होंने बिल्कुल भी ढंग से वो काम नहीं किया जो करना चाहिए था। तो अगली बार फिर अपना वोट चेंज कर दीजिएगा, है ना। आपको अधिकार है इस चीज़ का कि अगर कोई इस तरीके से आपके जो है मिस यूज कर रहा है आपकी पावर का, जो आपने किसी व्यक्ति को दी, वो आगे जाके आपकी हेल्प ना करके वो क्या कर रहा है, सरकार की हेल्प कर रहा है ना, कि चलो चलो जी साहब बना दो, ये पॉलिसी बना दो, है ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जबकि उसका कोई अधिकार नहीं है। उसका अधिकार क्या है कि भैया इतने सारे लोग जो उसके पीछे हैं, जिन्होंने उसको जितवाया है, उनकी वजह से वो वहां पहुंचा है, तो वो एक सही कॉल ले, ना कि सिर्फ इसलिए कि किसी के प्रेशर में आके और कॉल ले ली कि नहीं जी हम भी ये पॉलिसी को समर्थन कर रहे हैं, चाहे किसी का कितना ही नुकसान हो रहा है ना। तो वो क्या हो गई, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है भाई। यानी कि डायरेक्टली आप इन्वॉल्व नहीं है, जैसे भारत के अंदर क्या है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ठीक है। लेकिन आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को एमपीज की फॉर्म में आगे भेज रहे हैं और वो आके जाके जो है पॉलिसी मेकिंग में हेल्प कर रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। सेम ही यहाँ पे मैंने हिंदी के लिए लिख दिया संप्रभुता और लोकतंत्र। ये दो मेन ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, नेचर है जो प्रियम्बल की है। बाकी की दो अभी आगे आएंगी, है ना, शुरू में ये नहीं थी, वो मैं पहले ही बता चुका हूँ। इसके अलावा जो मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारा प्रियम्बल है इसको केवल एक ही बार अमेंड किया गया है, ऐसा नहीं है कि बार बार प्रियम्बल को अमेंड कर रहे थे। तो केवल एक बार अमेंड किया गया 1976 के अंदर। ये कौन सी अमेंडमेंट थी, 42nd अमेंडमेंट, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल दिया जाता है, ये स्टार मार्क कर लो। इससे बहुत सारी चीजें चेंज हुई, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने क्या बोला कि जो हमारा संविधान है उसको सोशलिस्टिक नेचर और सेकुलर नेचर भी देनी जरूरी है। तो ये दो शब्द यहाँ पे ऐड किए गए, ठीक है भाई। तो हमारा जो
उद्देशिका है संविधान की, है ना, या प्रस्तावना है, ये जो है, जो इसका संशोधन हुआ है केवल एक ही बार हुआ है और वो 42वें संशोधन में हुआ है, वही सब लिखा हुआ है। अब इसमें दो चीज़ें, दो तो क्या तीन चीज़ें टोटल ऐड हुई हैं, मैं बता देता हूँ। एक समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अखंडता का मतलब होता है इंटीग्रिटी। तो आप देखिए कि यहाँ पे इंटीग्रिटी भी ऐड हुआ है। जबकि आपको मैं पुराना वाला दिखाता हूँ, अगर यहाँ पे पड़ा हुआ तो ये ध्यान रखना, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, है ना। मैं देखता हूँ एक बार, अगर पुराना मैंने कोई फोटो लगा रखी है तो है क्या कोई, एक सेकेंड, हाँ ये रहा। आप देखिए ये पुराना है, तो इसमें कहीं भी आप देखिए सोवरेन लिखा हुआ है, डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, लेकिन आप देखो सोशलिस्टिक कहाँ लिखा हुआ है, सेकुलर कहाँ लिखा हुआ है। सबसे पहले वाले जो प्रियम्बल था उसके अंदर ये चीज़ें नहीं लिखी थी। और आप देखिए फ्रेटर्निटी तो लिखा हुआ है, यहाँ पे सिर्फ डिग्निटी लिखा है, इंटीग्रिटी नहीं लिखा हुआ है। तो ये पुराना वाला हो गया, ठीक है। तो ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिखा दिया ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। चलिए यहाँ पे ये रहा, देखो यहाँ पे जो है फ्रेटर्निटी के अंदर जो है डिग्निटी के अलावा इंटीग्रिटी भी ऐड किया गया, और यहाँ पे सोशलिस्ट और सेकुलर भी, ठीक है। आई होप कि ये तीन चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तो ये तीन चीज़ें ऐड हुई हैं 42nd अमेंडमेंट में। और कई बार क्या होता है, ये भी थोड़ा सा मुद्दे का सवाल बन जाता है ना, कि धर्मनिरपेक्ष है या पंथ निरपेक्ष है, क्योंकि यहाँ पे मैंने धर्मनिरपेक्ष लिखा है। तो आप देखिए कि जब आप इसको देखते हैं, यहाँ पे जो लिखा होता है ये पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो ये भी एक थोड़ा सा दिक्कत भरा चीज़ है। हालांकि लोगों का ये मानना है अब कि इसको हटा देना चाहिए, सेकुलर वर्ड को ही। बहुत सारे जो राइटिस्ट लोग हैं वो यही बोलते हैं कि इसको सेकुलर को हटा दो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, है ना। तो ये जो है बोला जाता है कि धर्मनिरपेक्ष नहीं पंथ निरपेक्ष है, ऐसा बोला जाता है। पंथ का मतलब होता है कि जैसे हिंदू धर्म से ही जो सब पार्ट निकले वो पंथ हो गए, है ना। लेकिन वहीं पे आप इस्लाम को बोलेंगे तो वो हम उसको हम पंथ नहीं मान सकते, वो दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट रिलीजन। क्रिश्चियनिटी इज डिफरेंट रिलीजन, है ना। तो वो इसलिए बोला जाता है कि भैया हम सेकुलर हैं, लेकिन हम अपने ही जो सब सेक्ट्स हैं हिंदू धर्म के ही, उसके लिए सेकुलर हैं, हम बाकियों के लिए सेकुलर नहीं है। ऐसा हर कोई बोल रहा है आज की डेट में, आपको पता है कि ये सब चीज़ें फैली हुई हैं। तो एनीवेज वो सब चीज़ों में मैं नहीं घुसता हूँ अभी। बट एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप धर्म के आधार पे बनाएंगे तो फिर बहुत सारे लोग हैं, है ना। सिख धर्म बोलेगा हमारा अपना बना दो, है ना। यहाँ पे ही मुस्लिम धर्म बोल देगा कि हमें भी एक सेक्शन दे दो, हाँ यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी ज़्यादा है। फिर कल को दलित भी बोलने लग जाएंगे कि नहीं, हमारे साथ तो अत्याचार होता है, इतना होता है, हमें अलग बना दो। तो फिर ऐसे तो फिर पूरा देश, इंटीग्रिटी कहाँ रही। तो उसी अखंडता को भी तो बरकरार रखना है ना भाई, अखंड भारत भी तो बना के रखना है, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी फिर। अब वही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रिलीजन के बेसिस पे भी कंट्रीज जो है वो डिवाइडेड होती हैं। जैसे कि कोई भी नेशन होती है वो एथिस्टिक हो सकती है, थियोक्रेटिक हो सकती है या सेकुलर हो सकती है। एथिस्टिक का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस नहीं होता है, जैसे कि नॉर्थ कोरिया में वो चीका है ना, क्या है, किम योंग, जो यू 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 करके आता है ना। अब मान लो कि तुम जाके नॉर्थ कोरिया के अंदर है भगवान की पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, और उधर से वो किम योंग ने देख लिया, मोटे ने देख लिया, हाँ अच्छा जी अभी मैं बताता हूँ तेरे को, है ना। वो मोटा आएगा तुम्हारे सपनों में, डराएगा तुम्हें, पकड़ के ले जाएगा, उसके बाद पता नहीं कहाँ ले जाएगा, है ना। तो वो जो है वहाँ अलाउड ही नहीं है भगवान की पूजा करना। तो ये हो गया नॉर्थ कोरिया वाला एग्जाम्पल। फिर थियोक्रेटिक रिलीजन कौन से हो सकते हैं, कि जो बोलते हैं कि भैया हमारी स्टेट का एक रिलीजन है। स्टेट यहाँ पे जो बोला जाता है, जब वर्ल्ड लेवल पे हम किसी चीज़ को देखते हैं ना, तो हम जो हर कंट्री है उसको एक स्टेट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे स्टेट का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा, पंजाब जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार इनकी बात हो रही है। वो जब हम भारत की बात करेंगे तो हम भारत को एक कंट्री बोल रहे हैं, तब उसके नीचे स्टेट्स हो जाएंगे। जब वर्ल्ड की बात करेंगे तब हम हर कंट्री को ही एक स्टेट बोल देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो स्टेट रिलीजन होता है, जैसे कि पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये सारे क्या है, इस्लामिक स्टेट्स हैं। यहाँ पे इस्लाम धर्म को ही प्रैक्टिस किया जाता है, मेजोरिटी इनकी ही है, 97-98% तो लोग यही है ना। कोई माइनॉरिटी तो होते ही हैं यार, 2-4% तो हर जगह पे रहते हैं, लेकिन मेजर तो क्या है, मुस्लिम्स ही है वहाँ पे। फिर ऐसे ही आप देखिए कि श्रीलंका जैसे है और भूटान जो है, यहाँ पे आपको बुद्धिस्ट स्टेट्स देखने को मिलती हैं, है ना। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पे बुद्ध धर्म को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ऐसे ही आप तिब्बत में जाएंगे, अब तिब्बत तो चाइना बोलता है कि हमारा ही पार्ट है, नहीं तो हम तिब्बत का भी एग्जाम्पल देते हैं उस केस में, ठीक है। तो अब वो चाइना बोल रहा है तो कि हमारा पार्ट है, तो फिर उसमें अभी हम नहीं घुस रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, है ना। ऐसे ही अब भारत का अगर देख लिया जाए तो भारत में मेजोरिटी में कौन है, हिंदू लोग हैं। अब लेकिन भारत ने क्या बोल रखा है कि हम क्या है, सेकुलर है, हम हर रिलीजन को जो है इक्वल रिस्पेक्ट देते हैं, कोई भी यहाँ पे किसी
किसी भी प्रकार के धर्म को फॉलो कर सकता है, उसका प्रचार कर सकता है। आप देख रहे हैं ना कितने मुजाहरे भी होते हैं, कितने कितने बड़े काफिले निकलते हैं, कोई भी धर्म के नाम पे कुछ भी है ना झांकियां निकाल रहे हैं, तो हर कोई कर रहा है, हर कोई अपने धर्म को प्रैक्टिस कर रहा है। आप देखिए आधे से ज्यादा पंजाब में तो लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। अगर रोकना ही है तो हमें इस चीज को रोकना चाहिए ना कि इस बात पे ज्यादा फोकस कर लें हम कि भैया हम हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। उससे क्या होगा? आप पहले उनको तो रोकिए जो यहाँ पे दूसरे धर्म के लोग कन्वर्ट करने में लगे हुए हैं। अंग्रेज लेके आए थे क्रिश्चियंस को और उन्होंने दे दनादन क्रिश्चियनिटी का विस्तार किया भारत के अंदर और इतनी लोगों को क्रिश्चियन बना दिया। अब आधे से ज्यादा पंजाब को बना रहे हैं, हरियाणा को बना रहे हैं, धीरे धीरे फैलेंगे हर जगह पे। आप देखिए जितने भी ये कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, इनका काम क्या है? बचपन से ही बच्चे को उसके अंदर से है फादर, जीसस, मैरी, है ना, ये सब घुसा देंगे उसके दिमाग में। आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, बट द थिंग इज कि व्हाई आर यू कन्वर्टिंग? आप अपने धर्म का प्रचार करिए, जिसका मन होगा खुद आए तो दैट इज द गुड थिंग। लेकिन आप किसी को बोल रहे हैं सिर्फ पैसों का लालच देके, है ना, गरीबी बहुत है भारत के अंदर, पैसों के लालच के साथ ये करके वो करके, है ना, किसी को दिखाया जा रहा है कि भैया बच्चा बोलने लग गया है, कुर्सी से खड़ा हो गया, ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जा रही हैं। और उसके बाद भैया की कितनी शक्ति है भगवान के अंदर हमारे, है ना, तो आ जाओ क्रिश्चियन बन जाओ। तो इस तरीके की जो चीजें की जा रही है उनको रोकना चाहिए। ग्राउंड लेवल पे आप देखिए कि स्कूल्स में भी सिर्फ इंग्लिश बताने के बहाने है बाइबल वगैरह सब पढ़ाई जा रही, सब चीजें हो रही हैं। आई एम अगेन सेइंग कि आई एम नॉट अगेंस्ट दिस थिंग, बट द थिंग इज कि वे कैसा है उसका। अगर किसी को अच्छी लगी खुद पढ़ के वो चीज़, तो वो आए, आपका धर्म स्वीकार करे। अगर आप बोले कि नहीं नहीं आओ आओ आओ, जबरदस्ती घसीट रहे हैं, है ना, अलग तरीकों से छलावों से घसीट रहे हैं, तो वो एक गलत चीज़ है, उसको रोकना चाहिए फिर, है ना। तो वही तो है सेकुलर नेचर। अब इसीलिए बोल रहे हैं लोग कि हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें रेक्टिफाई करने की जरूरत है धर्म के लेवल पे भी, है ना। तो इसीलिए मैंने बोला कि सब रिलीजन्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। तो इंडिया जो है वो क्या है? एक सेकुलर नेशन है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया ना हिंदू राष्ट्र है, ना मुस्लिम राष्ट्र है, ना कोई और राष्ट्र है, सेकुलर है, सिंपल सी बात। अब आपके दिमाग में अब आजकल ये मुहिम बहुत तेज चल रही है कि सेकुलर शब्द को हटा ही देना चाहिए, है ना। कई लोग बोलते हैं कि मोदी जी बहुत जल्दी हटा देंगे इस सेकुलर शब्द को, तो उसके बाद सब सही हो जाएगा, है ना। तो सबकी अपनी अपनी वो है सोच है, अब उसके अंदर हम नहीं घुस रहे हैं, ठीक है। बट अब मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि ये सोशलिस्टिक और जो सेकुलर नेचर है ये डाला ही क्यों गया, इसके पीछे का कारण भी समझा देता हूं। एक्चुअली में क्या था कि ये सब चीजें है ना ऑलरेडी संविधान का पार्ट तो थी, बट प्रियम्बल में डिपिक्ट नहीं हो रही थी, और ये है बहुत बड़े मुद्दे, तो इसीलिए इनको प्रियम्बल में डाला गया क्योंकि ये संविधान में ऑलरेडी डला हुआ था। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, आप जब डीपीएसपी को देखेंगे, है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो जब आप उसमें देखेंगे उसमें बहुत सारी हिदायतें लिखी हुई है कि एक बंदा जो है सोशल के लिए, उसको है ना सोशलिस्टिक नेचर के लिए उसको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें जब हम डीपीएसपी पढ़ेंगे वहाँ पर समझा दूंगा। तो जब वहाँ पे ऑलरेडी वो सारी की सारी चीज़ें जो सोशलिस्टिक नेचर वाली चीज़ें लिखी हुई हैं डीपीएसपी की, तो फिर मुद्दा ये आता है भाई कि उसको प्रियम्बल में क्यों नहीं डाल रखा जब ऑलरेडी डीपीएसपी ने सोशलिस्टिक नेचर दे रखी है। तो इस वजह से क्या हुआ कि सोशलिस्टिक नेचर को डाल दिया गया प्रियम्बल में भी। अब ऐसे ही देखिए कि जो सेकुलर नेचर है, सेकुलर नेचर को ऑलरेडी डिपिक्ट कर रखा है फंडामेंटल राइट्स के अंदर। 25 से 28 वाले राइट्स देख लो, मैं पढ़ाऊंगा भी आप लोगों को, है ना। उसमें ऑलरेडी बता रखा है कि बंदा कोई भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकता है, कोई उस पर अत्याचार नहीं होगा, ये वो है ना, प्रचार कर सकता है, हर चीज़ लिखी हुई है। जब वो लिख दी गई तो वो चीज़ क्या हो रही है कि प्रियम्बल में आ नहीं रही थी। तो इस वजह से, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी फंडामेंटल राइट्स के अंदर ये चीज़ लिखी हुई है, आप सोचें कि हम प्रियम्बल से सेकुलर शब्द को हटा दें, लेकिन फिर आपको यहां भी अमेंडमेंट करनी पड़ जाएगी फंडामेंटल राइट्स में भी। भाई मेरे यहां भी हटाओगे क्या, तो बेसिक नेचर हिल जाएगी पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन की। और मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा भी कि बेशक से कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है, लेकिन उसकी बेसिक नेचर को हैम्पर नहीं किया जा सकता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो ये सेकुलर नेचर ऑलरेडी जब फंडामेंटल राइट्स ने दे दिए तो इसको प्रियम्बल में डाल दिया। ये कुछ ऐसा है कि अंदर चैप्टर है उसका, लेकिन बाहर कंटेंट टेबल में उसका नाम नहीं था, तो वो डाल दिया। सिंपल है, ऐसा समझो आप इस चीज को, ठीक है भाई। तो उसके लिए फिर पूरा संविधान ही बदलना पड़ेगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने नहीं देगी, है ना। बहुत बार सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज के ऊपर रोक भी लगाई है कि संविधान को आप केवल और केवल रेक्टिफाई कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं तो चलेगा, लेकिन आप बेसिक नेचर को हैम्पर कर रहे हैं वो हम होने नहीं देंगे, ठीक है भाई। इसीलिए तो जो संविधान करता था उन्होंने क्या किया, 3 अलग अलग बॉडीज बनाई ना, उनके बारे में भी आगे बात करेंगे। तो ठीक है भाई, तो इसीलिए सेकुलर शब्द को भी इसमें ऐड कर दिया गया। एक्सक्यूज मी। चलिए, यहाँ पे भी वही बता रखा है कि जो नास्तिक देश है उसमें क्या होता है, धर्म शासित देशों में क्या होता है, और धर्मनिरपेक्ष में क्या होता है। ये तीनों का मैंने समझा दिया है ऑलरेडी आपको कि क्या होता है ना। तो वो
ईजी है आपके लिए समझना। और डीपीएसपी के अंदर क्या दिया हुआ है और 25 से 18 अनुच्छेद में क्या दिया हुआ है, मौलिक अधिकारों में ऑलरेडी क्या डिपिक्ट कर रखा है, धर्मनिरपेक्षता के बारे में या पंथ निरपेक्षता के बारे में ऑलरेडी डिपिक्ट कर रखा है, तो वो चीज़ को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, वही चीज़ लिखी हुई है और कुछ नहीं है। इसके अलावा एक मैं आपको और चीज़ बताता हूँ, स्टोरी ऑफ सोशलिस्ट इन आर प्रियम्बल। आप देखिए कि ये सारा खेल सोशलिस्टिक नेचर का कहाँ पे डिपेंड करता है, इकोनॉमी सिस्टम पे। इकोनॉमी जो होती है ना वो दो तरह की हो सकती है, एक होती है आपकी कैपिटलिस्ट और दूसरी होती है सोशलिस्ट। आप देखिए कि जो इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैं ये सब बता रहा हूँ आपको। कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट जो होता है, कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद है ना, यहाँ पे लिखा भी होगा पूंजीवादी है ना, और जो सोशलिस्ट है वो समाजवादी। कि सोशलिस्ट मतलब कि जो सामाजिक लोगों के ऊपर, सामाजिक कार्यों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी इकोनॉमी, वो हो गया। और कैपिटलिस्ट हो गया जो केवल और केवल पैसे के ऊपर ज़्यादा ध्यान देगी। अब भारत क्या है, वो कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट है, ये एक मुद्दा आपके सामने बनेगा। तो आप ध्यान दीजिए कि जब कैपिटलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ तो हम क्यों बोल रहे हैं भारत के अंदर कि आप रेलवे को भी बेच रहे हैं, आप पीएसयूज को भी बेच रहे हैं, है ना, आपने बीएसएनएल का ये हाल कर दिया, आपने एयरलाइंस को बेच दिया। तो हम बार बार ये क्यों बोल रहे हैं कि भैया आप तो बार बार बेचे जा रहे हो? इसके पीछे कारण यही है कि कैपिटलिस्ट जो है ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा हाई होने शुरू हो रखी है। तब इसमें क्या होगा कि अगर भारत के अंदर सिर्फ और सिर्फ व्यापारी लोग या पूंजीवादी लोग जो है, कुछ चंद लोग पैसे वाले, वही अगर पूरे देश को ऑपरेट करने लग जाएंगे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ आ जाएगा, तो फिर क्या होगा, अगेन से एक ऐसा सेक्शन बन जाएगा कि जो गरीबी में रहेगा, जो जिनके हाथ में कुछ रहेगा नहीं, और एक ऐसा सेक्शन रहेगा जो बहुत अमीर हो जाएगा, जिनके पास सारे के सारे देश के रिसोर्सेज हो जाएंगे। फिर गड़बड़ हो जाएगी पूरी की पूरी, है ना, वो एक गैप जो है वो बढ़ जाएगा। तो जो कि कोई चाहता नहीं। अब किसान बिल के साथ यही हुआ है ना, कि बड़े बड़े धन्ना सेठ आए, है ना, अंबानी अडानी जैसे, वो बोल रहे थे कि भैया हम तो सारी गेहूं को ही अपने गोदामों में भर के रखेंगे, सब हम कंट्रोल करेंगे। अब सोच लो कि अगर किसान जो है, एक मान लो कि आपको आज आटा 20 रुपए किलो सपोज करो मिलता है, लेकिन अगर वहीं पे वो किसान जो है आपको इस हिसाब से दे रहा है, वो गेहूं को बेच रहा है कि 20 रुपए किलो के हिसाब से आपको आटा मिल रहा है ना, लेकिन वहीं पे अगर वो धन्ना सेठ जो है वो अपने गोदामों में भर के सपोज करो कि 10 दिन तक उस गेहूं को रिलीज ही नहीं करते हैं, तो आपको आटा क्या है, वही आटा जो है उसका दाम महंगा हो जाएगा, हो सकता है वही आपको 40 में मिलने लग जाए। अब अगर उसको 1 महीने तक और कैद कर लिया जाए पूरी पूरी गेहूं को, है ना, होर्डिंग कर ली जाए, जो कि अलाउड नहीं है इंडिया के अंदर, लेकिन अब जब ये सीधा सीधा ही करवा रहे हैं कि नहीं इनको वही दे दो, है ना, ऑप्शन ही दे दो, तो अगर वो होर्डिंग ही कर लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, यही हो सकता है कि 100 रुपए किलो हो जाए। तो क्या हम इसके लिए किसको दोषी देंगे, है ना? तो इसी चीज़ के लिए तो इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ कि ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत गड़बड़ वाली चीज़ें हैं। ये अगेन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाली बात है। फिर वहीं पे ही आज जो किसान खुद अपनी मर्जी से अपने हिसाब से खेतों में जा रहा है, कल को वही टिफिन बॉक्स पैक करके इनकी तरह, आप बोलते हैं ना प्राइवेट सेक्टर की तरह, है ना, टिफिन बॉक्स पैक करके वहाँ खेतों में जाएगा, इनका गुलाम बन जाएगा, यानी इंप्लॉई बन जाएगा, ओनर से इंप्लॉई तक का सफर हो जाएगा सारे का सारा। अगेन फिर दिक्कत खड़ी हो जाएगी। तो इस वजह से अब आप देखो कि अगले ये बोलते हैं कि जब पूरा देश भूखमरी से मर रहा था, है ना, मैंने वो कहानियां ऑलरेडी आपको बहुत पहले भी समझा चुका हूं कि एक ऐसा टाइम था जब यूएसए जैसे देश जो है ना, हमारे लिए कैसा खाना भेज रहे थे, जो सूअरों को डालने का राशन होता है ना, वैसा सा राशन, है ना, और वो भी आधा वापस ले जाते थे। इतना भुखमरी से देश जूझ रहा था। उस टाइम पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है आया था, भारत के किसानों ने कितनी हेल्प की थी, है ना, तब जाके देश में भुखमरी कंट्रोल हुई थी। आज उनको कोई पूछ नहीं रहा, है ना। आप देखिए कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो वो एग्रीकल्चर में लगी हुई है। दैट इज डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट। सीधी सी बात तो ये है, बट क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते, है ना, बट स्टिल मैनेज तो हो रहा है ना। 50% पॉपुलेशन को अकेला एग्रीकल्चर संभाले हुए, उसको भी आप कैपिटलिस्ट बनाने की बात करते हैं। तो ये एक इशू जो है आपके सामने मैंने रखा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। इसीलिए जो है मोदी जी के खिलाफ लोग बहुत ज़्यादा बोलते रहते हैं कि ये बेच रहे हैं, वो बेच रहे हैं, वो यही कारण निकल के आ रहा है। बट इसका फिर दूसरा भी एक फैक्टर आता है कि अगर आपको देश की इकोनॉमी को बढ़ाना है तो फिर वो कैपिटलिस्ट ही होना पड़ेगा। इकोनॉमी इज समथिंग लाइक कि अब पैसे से ही तो मेजर कर रहे हो, और किससे मेजर कर रहे हो, है ना। तो फिर जब पैसे से ही मेजर करना है तो कमाओ फिर पैसे, है, बड़े बड़े धन्ना सेठ कमाएंगे खूब सारे पैसे और टैक्सेस भरेंगे और लोन भी माफ हो गए, है ना। एनपीए वाली बात भी है कि उसके बाद वन टाइम सेटलमेंट जो होती है, 10,000 करोड़ का लोन लिया तो भरेंगे ही नहीं 5-10 साल, उसके बाद एनपीए में डाल दिया जाएगा। फिर वन टाइम सेटलमेंट के लिए नाम पे क्या बोला जाएगा कि 10,000 करोड़ नहीं दे सकते तो चलो 5,000 करोड़ दे दो, 5,000 करोड़ माफ हो जाएंगे। ऐसे भी तो हाल चलते हैं, फिर उसकी बात कौन करेगा। ऐसी भी तो चीज़ें हो रही हैं, अब क्या बोले जाए इसके। आज देखिए कि ट्रंप जो है वो अगेन से राष्ट्रपति बन जाता है, तो उसके पीछे कौन है, किसका हाथ है? एलन मस्क जैसे लोगों का हाथ है भाई मेरे। आप देखिए कि ट्विटर ने पूरा का पूरा कैंपेन किया। आप सोचो कि अगर एलन मस्क जो है उसको सपोर्ट नहीं करता ना, तो शायद उतना बड़ा गैप ना क्रिएट हो पाता वहाँ पे, है ना। और सोचो अगर हार जाता ट्रंप,
तो जो बाइडन जो है ना एलन मस्क की ऐसी की तैसी कर देता है, इसको बर्बाद कर देता है, इसके सारे प्रोजेक्ट बंद हो जाते हैं वहाँ पे। तो आप देखो कि किस तरीके से सपोर्टिंग चल रहा था। तो कायदे से देखा जाए तो पॉलिटिशियंस आर ओनली द पपेट्स ऑफ बिजनेसमैन भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों के ही पपेट बन के रह गए हैं आज की डेट में, ऐसा हाल चल रहा है। तो इन्हीं के फायदे की बात करेंगे और क्या। अब सोशलिस्टिक नेचर की बात करते हैं जो, तो उसमें भी दो सोशलिस्टिक नेचर हो सकते हैं, एक हो मार्क्सिस्ट और दूसरा होता है गांधीयन सोशलिज्म। दो तरह के सोशलिज्म यहाँ पे है। इंडिया जो है ना, अब इंडिया की बात करें तो भैया इंडिया कैपिटलिस्ट है या सोशलिस्ट, तो इंडिया दोनों का मिक्स्ड ब्लेंड है अभी तक। तो आगे चेंज हो जाए तो अलग बात है, बट धीरे धीरे ये प्रोपोर्शन चेंज होता दिख रहा है। धीरे धीरे ज़्यादा हम कैपिटलिस्ट की तरफ जा रहे हैं और सोशलिस्टिक की तरफ कम रह गए हैं। आप सोचो, सोशलिस्टिक का मतलब होता है कि एक ही देश में 1000 व्यापारी ऐसे हों जो 100 करोड़ वाले हों, लेकिन वहीं पे कैपिटलिस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि एक देश के अंदर केवल 2 ही बंदे ऐसे हों जो 1000 करोड़ के मालिक हों। तो आप समझिए फर्क है दोनों में, उससे कितने ही लोग अमीर हुए और जो कैपिटलिस्ट है उससे केवल कुछ ही लोग अमीर हुए। तो फर्क है दोनों चीज़ों में, बहुत फर्क है ना। बट ठीक है, वो एक डिफरेंट चीज़ है, वो मैं आपको वही समझा रहा हूँ यहाँ पे कि होता क्या है। अब अगर भारत में भी देखा जाए तो गांधी जी ने क्या बोला था कि जो भारत की आत्मा वो गांव में बसती है। अब जो सारे का सारा गांव से ही निकल के आ रही है सारी की सारी चीज़ें, तब तो भारत में इतने शहर हुआ भी नहीं करते थे, बहुत ही कम शहर हुआ करते थे, सारा का सारा हुजूम जो गाँव में ही रहा करता था। अब चीज़ें बदल रही हैं धीरे धीरे समय के साथ, है ना। तो जो यहाँ पे फॉलो हम करेंगे सोशलिज्म को, वो गांधी जी वाले सोशलिज्म की तरफ हमारा जो संविधान है वो ज़्यादा इंक्लाइंड है एज कम्पेयर टू मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इंक्लिनेशन जो है हमारी ज़्यादा किस तरफ है, गांधीयन सोशलिज्म की तरफ है। और ये हमें पता कैसे लगता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक जजमेंट हुई थी, है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था DS नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, जिसमें ये चीज़ बताई गई थी। और आजकल तो नई टर्म भी एक इंट्रोड्यूस हो रही है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। ठीक है, तो अलग अलग समय के हिसाब से आपको चीज़ों को बदलना पड़ता है, वही चीज़ है। तो इसीलिए मैंने बोला कि सोशलिस्टिक नेचर ऑलरेडी थी हमारे संविधान में, तो उसको ऐड कर दिया गया। हो गया क्या, ये मैंने हिंदी में लिख दिया सेम ही बात को, तो इसको आप कर लीजिएगा। चलिए, अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रियम्बल है, कई बार ये क्वेश्चन अराइज हो चुका है हिस्ट्री के अंदर भी कि ये संविधान का पार्ट है या नहीं है। तो अब इसका जो है हम कहाँ से देखते हैं, एक केस हुआ था बेरूबेरी यूनियन केस। अब जो बेरूबेरी यूनियन केस है, ये भारत और पाकिस्तान के बीच का एक इशू था, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि प्रियम्बल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, यहाँ पे ये बोला गया था। लेकिन फिर वहीं पे ही बाद में जो है एक केशव नंद भारती केस हुआ 1973 के अंदर। ये 1960 की बात है, ये 1973 की बात चल रही है अब, है ना। तो 1973 में जो है ये कुछ मुद्दा था वहाँ पे। अब मैं ज़्यादा उस मुद्दे में घुसने की, लैंड वगैरह का या कुछ ऐसे कह लीजिए, वो मुद्दे के अंदर मैं घुस नहीं रहा हूँ, लेकिन आप देखिए कि ये जो मुद्दे के ऊपर हुआ कोर्ट केस, तो यहाँ पे केशवानंद भारती केस के अंदर क्या निकल के आया कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोला कि प्रियम्बल जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस हुआ 1995 के अंदर। तो केंद्र सरकार और LIC इंडिया के बीच में जो केस चला, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपना वर्डिक्ट दिया कि भैया प्रियम्बल जो है वो भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। यस, तो अब अगर कोई बोल देगा कि पीछे हिस्ट्री में जाके देख के बताइए कि प्रियम्बल भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है, तो 2 बार ये वर्डिक्ट आ चुका है भैया कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। एक ही बार ऐसा बोला गया कि नहीं है, तो इसका मतलब है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी अगर रेफरेंस लेगा तो अपने देखेगा कि 2 केसेस में ऑलरेडी ले रखा है, तो इसको अब हम भारत के अंदर पार्ट मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन इसके एक चीज और भी है यहाँ पे कि इसको जो है ना, दिस इज नॉन एनफोर्सेबल एंड नॉन जस्टिशिएबल, यानी कि आप प्रियम्बल को लेकर उठा के, ये नहीं है कि प्रियम्बल को लेकर आप कोर्ट में चले गए, केस कर दिया, जैसे यहाँ पे ऑलरेडी केसेस हो रहे हैं, है ना, कि प्रियम्बल में ये लिखा हुआ तो मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा है, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है, प्लीज़ आप कुछ करिए। ऐसा करके आप कोर्ट में नहीं जा सकते, उसके ऊपर जस्टिस नहीं मांग सकते हो। आपको जस्टिस मांगनी कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे मांगिए, लेकिन प्रियम्बल के आधार पे नहीं मांग सकते। तो ये पेपर में आ सकता है कि नॉन एनफोर्सिबल और नॉन जस्टिशिएबल नेचर इसकी होती है प्रियम्बल की। ये स्टार मार्क कर लो। आई होप कि ये हो ही गया खत्म मेरे हिसाब से, तो ठीक है भाई। आई होप कि चीज़ें आपको समझ आई होंगी। मैंने पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की है और प्रियम्बल को हमने बहुत अच्छे से डेप्थ में चीज़ों को बारीकी से भी पढ़ लिया है। इसके अलावा ये जो हमारी किताबें हैं हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल हैं, इनके अंदर सब नोट्स बने हुए हैं, आपको अलग से कुछ नहीं बनाना है। इनको पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, जो कंटेंट लग रहा है कि भैया दमदार है, मैंने बहुत मेहनत की है एक एक स्लाइड पे, तो प्लीज़ आप GV कक्षा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर जाकर 5 स्टार की रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। ओके गाइस, बाय बाय।